कक्षा 8 हिंदी पाठ 1 जिसका शीर्षक है ध्वनि। ध्वनि है क्या? ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? किसे कहते हैं हम ध्वनि? ध्वनि जो शायद हमारे आसपास की सभी चीज़ों में है। अगर हवा चलती है तो उसमें भी ध्वनि होती है। आपने बहुत बार महसूस की होगी, हवा से जब पेड़ों के पत्ते हिलते हैं तो उन पत्तों के कंपन से भी जो सरसराहट होती है उससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है। कोई भी वाद्य यंत्र हो, आप गिटार कह सकते हैं, वीणा, सितार या मुरली, अगर उसे भी बजाते हैं तो उससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी ध्वनि हमारी मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई भी है, हमारी भाषा की उत्पत्ति की जड़ भी है। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि ऐसी है जिसका अंत कभी नहीं हो सकता, वो आरंभ है। तो यहाँ पर शायद कवि ने इस कविता का शीर्षक इन्हीं किसी कारणों को देखते हुए रखा होगा। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी और इनका उपनाम है निराला जी। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्यूष मनोहर। यहाँ मृदुल क्या होगा? मीठा, कोमल या मुलायम सा। अंत मतलब अभी अंत नहीं होगा, यानी कि मृत्यु उसके नज़दीक नहीं है। पात, पात होते हैं पत्र या पत्ते। देखिए, पत्र वो भी होते हैं जो लेटर्स आप इंग्लिश में कहते हो, जिन्हें हम लिख कर देते हैं। पत्र को पाती भी बोलते हैं, लेकिन इस कविता में जो इसका अर्थ आ रहा है वो है पत्तों से, अर्थात वृक्ष के पत्तों से। कोमल गात आया है। गात से यहाँ पर हमारा तात्पर्य है शरीर, काया, बदन, तन। स्वप्न मृदुल, तो स्वप्न यहीं पर जो आप सपना देखते हैं वो। निद्रित मतलब सोई हुई, जो अभी तक निद्रा में है। प्रत्यूष का से यहाँ तात्पर्य है प्रातः काल, जो बिल्कुल सुबह सवेरे वाला समय होता है। ध्वनि कविता में यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी जी कहते हैं कि प्रकृति के जीवन में अभी अभी तो बसंत आया है, सुंदर कोमल वसंत का अभी अभी तो आगमन हुआ है। और उसी वसंत की वजह से, उसी वसंत के आने से चारों ओर वन उपवन में सुंदरता ही सुंदरता फैल गई है। तो अभी तो वसंत का अंत नहीं हो सकता। वसंत ऋतु के आने से पेड़ पौधों पर जो हरे हरे पत्ते खिले हैं, पेड़ पौधों के हरे भरे हो जाने से जो कोमल कोमल कलियां हैं वो बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। जो पेड़ पौधे सोए हुए से लगते थे अभी तक, ऐसा लगता था जैसे आलस से भरे पड़े हैं, तो अब स्वयं प्रकृति ने वसंत के आने से उन्हें किसी सपने की भांति अपने ही हाथों से उन सोई हुई कलियों को स्पर्श कर कर उन्हें सहलाकर जगा दिया है। प्रकृति के उस प्यारे से स्पर्श से ये सोई हुई कलियां जाग उठेंगी और फिर दोबारा बहुत खूबसूरत और मनोहर सवेरा उनके जीवन में भी प्रकट होगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तंद्रालस अर्थात तंद्रा में डूबा हुआ, यानी कि आलसी। लालसा यहाँ पर क्या है? इच्छा या चाह। अमृत से हमारा तात्पर्य है सुधा, पीयूष। अमृत होता क्या होता है कि एक ऐसा पेय पदार्थ जो कि आपको अमृतत्व दे दे, अर्थात आपके जीवन का अंत ना होने दे। सहर्ष मतलब खुशी के साथ। द्वार दरवाजे, अनंत यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमाहीन। तो इन पंक्तियों में त्रिपाठी जी कहते हैं कि वन उपवन में जो नींद में अलसाए हुए जो पौधे हैं, तो उनके उस आलस की इच्छा को मैं खींच कर उनसे बाहर निकाल दूंगा, अर्थात उनमें नवीन विचारों का संचार कर दूंगा।
जिस प्रकार वसंत के आने पर प्रकृति बहुत खूबसूरत होती है, तो कवि चाहते हैं कि वो नवीनता उसमें सदैव बनी रहे। उसी प्रकार कवि ये भी चाहते हैं कि वो उसमें नव जीवन रूपी अमृत धारा का संचार भी कर दें। यहाँ निराला जी कह रहे हैं कि उन सभी को, अर्थात फूलों को, वन उपवन को मैं अनंत सौंदर्य दिखा दूंगा। यानी कि जब वो सोचे कि उनका अंत हो, तो मैं कहूँगा कि नहीं, तुम्हारा अंत अभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस जहाँ में तो बहुत खूबसूरती है, बहुत सुंदरता है। तो मैं वो उन्हें अलग अलग जहाँ, अलग अलग संसार या जगह मैं उन्हें दिखा दूंगा। प्रकृति सदैव सुंदर और मनोहारी होती है, और क्या कभी प्रकृति का अंत हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर कवि ये भी कहते हैं कि वसंत के माध्यम से अभी अभी तो वसंत शुरू हुआ है, अर्थात अभी अभी तो वन उपवन में हरियाली आई है, तो उसका अंत कैसे हो सकता है? मैं उसका अंत अभी नहीं होने दूंगा। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने कलियों और पुष्प रूपी रूपक का प्रयोग करके जो हमारे देश के नव युवक हैं, उन्हें रचनात्मक कार्यों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। कविता के प्रारंभ में ही कवि कहता है कि उसके जीवन का अंत कभी नहीं होगा, अर्थात उसके जीवन में जो वसंत रूपी सवेरे का आगमन हुआ है, उसका अंत कभी नहीं हो सकता। वसंत के आने से जिस प्रकार पेड़ों, पत्तों पर, डालियों पर, कलियों पर इतनी खूबसूरती फैल जाती है, चारों तरफ हरियाली आ जाती है, उसी प्रकार कवि का जीवन भी नया हो जाता है। तो जो नवयुवक निद्रा की अवस्था में हैं, जो हमेशा आलस में पड़े रहना चाहते हैं, कवि अपने स्वप्निल, अपने सुनहरे कोमल हाथों को उन पर फिराकर उनके अंदर के निराशा और आलस्य को भावना, उसके आलस्य की भावना को दूर करना चाहते हैं, अर्थात उनमें नवीन विचारों का संचार करना चाहते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि जो हमारे देश के, हमारे समाज के बीच में जो नवयुवक हैं, जो आलस्य से भरे रहते हैं, जो कभी कुछ कार्य करना नहीं चाहते, तो कवि उन्हें जागृत कर उनके अंदर नवीन जीवन का अमृत भर देना चाहता है, जिससे उनमें जीवन जीने की चाह उत्पन्न हो। नवयुवक जो कि भ्रमित हो जाते हैं बहुत जल्दी, या हमेशा भ्रमित ही रहते हैं, तो उन्हें नई राह दिखाने की आवश्यकता तो पड़ती है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से ये प्रयास भी किया है। कवि जो कि नव वसंत से पूरित है, वही इस कार्य को कर सकता है, यानी उस कार्य को वही व्यक्ति करता है जिसके अंदर जीने की चाह हो, इच्छा हो, जो आगे अग्रसर होना चाहता हो, जैसे कि निराला जी थे। क्योंकि निराला जी अपने आप भी अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से कभी नहीं हारे, तो वो ऐसा ही चाहते हैं कि जिस प्रकार वो कभी नहीं हारे, हमारे देश के नवयुवक भी निराशावादी ना बने, बल्कि उनका जीवन आशावाद से भरा हो, वह नवीन उत्साह से परिपूर्ण हो। इसलिए कवि कहता है कि उनके जीवन का अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि मनुष्य का अंत होता है, मनुष्य के विचारों का अंत कभी नहीं होता। तो यही थी निराला जी की कविता, और मुझे आशा है कि आपको बहुत पसंद आई होगी।